कहते हैं कि लंका का दहन तभी हुआ था जब विभीषण ने भेद दिया था। ये घर का भेदी लंका ढाए, तो जो विभीषण है इनकी कमी नहीं है, हर शाख में उल्लू बैठा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा। ये जो आस्तीन के सांप हैं उनके बारे में हमें क्या कार्रवाई करनी है, और जो उन आस्तीन के सांपों को जो दूध पिला रहे हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई करनी है। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माल मुफ्त दिले बेरहम, इनकी तुरंत हो जाने चाहिए खत्म। चूड़ी कसनी चाहिए और यूएपीए के अंदर जेल। अब जैसे मैं कहता हूं उपमा के रूप में, जैसे सिगरेट के नीच के बट को दबा करके खत्म कर दिया जाता है, इनकी वही दुर्गत होनी चाहिए। बकरे की मां कब तक खैर मनाए, और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। रामायण में कहते हैं कि लंका का दहन तभी हुआ था जब विभीषण ने भेद दिया था। सवाल आज भी यही है, क्या भारत को बॉर्डर के उस पार से ज्यादा खतरा बॉर्डर के भीतर बैठे उन सांपों से है जो देश को डस रहे हैं? क्या इंटरनल सैबोटाज, रेडिकल नेटवर्क्स और एंटी नेशनल माइंडसेट ऐसी चुनौती बन रहा है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? और अगर ऐसा है तो हमारा सिस्टम कितना मजबूत है? आज इन्हीं गंभीर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद ऋषिभा जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या आप मानते हैं कि बॉर्डर के उस पार से ज्यादा खतरा भारत देश को बॉर्डर के भीतर बैठे उन लोगों से है जो एंटी नेशनल गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं? मैं ही क्यों, पूरा देश इस बात को मानता है, स्वीकार करता है। और हमारे शहीद जनरल विपिन रावत सर, पूर्व सीडीएस, उन्होंने कहा था कि भारत के जो 3 फ्रंट है, चीन, पाकिस्तान और 0.5 फ्रंट जो भारत देश के अंदर है, वो एक बहुत गंभीर समस्या है, और उस समस्या से निराकरण के लिए एक अद्भुत और विशिष्ट कार्य योजना की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपसे जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो इसका तो पूर्वाभास क्या, इसका तो आभास और इसकी मौजूदगी हमें पहले से थी कि जो आस्तीन के सांप हैं उनके बारे में हमें क्या कार्रवाई करनी है, और जो उन आस्तीन के सांपों को जो दूध पिला रहे हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई करनी है। जी सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि जब तक भीतर से भेद ना दिया जाए तब तक दुश्मन जो है वो मजबूत नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये भी आप मानते हैं कि जाने या फिर अनजाने में भी लोग बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है देश के भीतर की वो कहीं ना कहीं बाहर लीक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या फिर कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कभी कहीं डिस्कस करते हुए बाहर के देश पे जाती है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है? सही निष्कर्ष, और इसकी एक नहीं ऐतिहासिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आ जाइए, प्लासी के युद्ध के पहले मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिलना, टीपू सुल्तान को जिसको शेर कर्नाटक कहते हैं, अफगानिस्तान के शाह से उसने संधि की योजना की थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में कर दे। वहां से जब उसका उल्लू सीधा नहीं हुआ तो फ्रांस को उसने चिट्ठी लिखी कि यहां आकर के, तो ये घर का भेदी लंका ढाए, तो जो विभीषण है इनकी कमी नहीं है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन उल्लुओं को चिन्हित करके इनको मिट्टी में मिलाना, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, और ये कोई कठिन काम नहीं है। आज आपके पास तमाम टेक्निक से इसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक सांकेतिक रूप से AI, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ये सब हमें बता देगा कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, वाया नेपाल या वाया दुबई हम कितनी बार गए, कितना पैसा प्राप्त किया, क्या सूचनाएं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इसको यही कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाए, और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरीके से भारत के अंदर और भारत के बाहर राष्ट्र विरोधी तत्वों को बीन बीन करके, समय जरूर लगा लेकिन कार्रवाई बड़ी प्रभावी हुई और हो रही है। लेकिन अभी आपने केवल 10% काम किया, 90% काम बाकी है, लेकिन वो भी पूरा होगा। जी सर, इसी के साथ आपने कहा कि स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें चिन्हित करना ये एक मुख्य काम है, जिस तरीके से इसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हमारा मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि इन इंटरनल थ्रेट्स को पहचाना जाए, चिन्हित किया जाए और फिर इनको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया जाए? मैं आपको ले चलता हूँ 15 साल के परिवेश में।
जब सीमी थी, इंडियन मुजाहिदीन थी, तो हम केवल स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े प्रस्तुत करते थे, इतने विस्फोट, इतने घायल, इतने मारे गए। उसके बाद ये हो गया कि कितने इंडियन मुजाहिदीन और सीमी के लोग निष्क्रिय किए गए, मतलब न्यूट्रलाइज किए गए, वरना मुठभेड़ में मारे गए। कितने के ऊपर यूएपीए के अंतर्गत जेल में चक्की पीस रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूं 10 नवंबर दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट को लेकर के। हमारी टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग अब उस स्तर पे आ गई कि अगर एक व्यक्ति सेकेंड हैंड गाड़ी कश्मीर में खरीदता है, उसके आपराधिक इतिहास के बाद ये मालूम पड़ता है कि उसने अमोनियम नाइट्रेट अवांछनीय और अनुचित मात्रा में उसका भंडारण किया, AK-47 की मौजूदगी हुई, तो आपके सामने ये परिणाम आया कि सहारनपुर, फरीदाबाद, कश्मीर सामूहिक छापे पकड़े और रियल टाइम पुलिसिंग, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जो कहते हैं। और आपके सामने वो सक्सेस स्टोरी है जो कि एक मिसाल है उत्कृष्ट विवेचना, फॉलो अप के ऊपर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों का समावेश और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आज का इस्तेमाल। अब वो ज़माने चले गए जो 50 साल पहले लठ डंडे लेकर के चलते थे और वो सीटी बजाते थे। अब टोटल IT एनेबल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो जो खलील खां ये समझते थे कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता है, उनकी सारी चीज़ें अब ये समाप्त हो गई हैं, और अब वो जहाँ कहीं भी अपने बिल में घुसे हैं उनको ढूंढ के निकाल करके उनका होगा क्रियाक्रम। जी, इसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि कुछ जो यूथ है हमारा वो एंटी नेशनल स्लोगन्स का इस्तेमाल करता है। आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? जो यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, देश के खिलाफ ही यूथ को भड़काया जाता है, और कहीं ना कहीं युवा जो है देश का भविष्य माना जाता है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और युवाओं को आप किस तरीके से सलाह देंगे कि लोगों की बहकावे में ना आए और देश के प्रति जो है एक ईमानदारी और साथ ही साथ जो एक भावना है देश के प्रति, वो कैसे युवाओं के मन में जागरूक हो? ऋषिभा, आपने बड़े सांकेतिक रूप में बड़ी शराफत से ये प्रश्न किया है। अब मैं ब्लंटली इसका उत्तर दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी है JNU और स्लोगन्स हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। और मैं आपको सुना करके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। और मैं ये फिर बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पठन पाठन के लिए है। भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से तुम मुफ्त का, ऑलमोस्ट मुफ्त के, जो यहाँ पर हाईली सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन है, हाईली सब्सिडाइज्ड तुम्हारा खाना है, हाईली सब्सिडाइज्ड तुम्हारी फीस है, वहाँ रह करके खाओ यहाँ की और बात करो पाकिस्तान की, ये होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे मैं कहता हूँ उपमा के रूप में, जैसे सिगरेट के नीच की बट को दबा करके खत्म कर दिया जाता है, इनकी वही दुर्गत होनी चाहिए। UAPA के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई हो, यूनिवर्सिटी से कर दिए जाए बाहर, इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए समाप्त। क्या कारण है 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तक आपकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में कितने साल थी? मेरी तो कम से कम, मेरी तो केवल 4 साल थी। 4 साल। इनकी जो है 15 साल से है, क्योंकि टैमाल मुफ्त दिले बेरहम, इनकी तुरंत हो जाने चाहिए खत्म, चूड़ी कसनी चाहिए और UAPA के अंदर जेल। लेकिन हम आप तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, वरना इसकी चर्चा भी सभ्य समाज में नहीं की जाती है। बिल्कुल सर। लेकिन जो इनका प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो उनको, ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे नहीं, ये देशद्रोही हैं। शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इनके ऊपर जो सिंपैथी की बात कर रहा है, पूर्व हमारे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, IAS अधिकारी थे, उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे क्यों जेल में? बच्चे इसलिए जो आप जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, मैं इनको देशद्रोही कह रहा हूँ जी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको पहले राष्ट्र की बात करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि देशद्रोहियों के लिए आप कवर फायर दें। इसी तरीके से और एक कवर फायर दिया कि एक मदनी साहब है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी खोल लेता है उसके ऊपर सरकार कहर बन के टूट पड़ती है। यूनिवर्सिटी खोलने का ये मतलब नहीं कि आप डकैती डालें और कत्ल कराएं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने बताइए, उन हजरत को आपने जेल भेज दिया। सहारनपुर में सिद्दीकी साहब थे, उनको जेल भेज दिया। आजम खान साहब को जेल भी था। आदर सूचक शब्द आप सुन रही हैं? ये किसने अधिकार दी कि पहले तो यूनिवर्सिटी खोलो? डकैत भी तो 10 डकैती डाल के भंडारे करा देते थे। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर आपने कानून तोड़ा तो भोगने के लिए तैयार रहिए परिणाम। जी सर, इसी के साथ जिस तरीके से आप, बहुत ही शानदार बात आपने कही है, लेकिन आप इसका जो निवारण है वो क्या ऐसा निकल कर आ सकता है कि मजबूती से देश के युवा के भीतर जो है देश के लिए एक भावना जो ज़रूरी है हर किसी के मन में होनी, वो पैदा की जा सके? क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को बरगलाता हुआ नज़र आता है। हर चीज़ के एक प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया जो है आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है यूथ की मेंटालिटी को, उनकी सोच को। सोशल मीडिया बहुत बड़ा गेम चेंजर है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक किस लिए? क्योंकि पठन पाठन और क्या हो रहा है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, उसमें अपने को अपग्रेड करना। लेकिन अगर अफवाह फैलाना है, नकारात्मक सूचनाएं फैलानी है, या इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं,
फ्लैश मॉब्स इकट्ठा करने हैं, क्राउड फंडिंग करानी है, तो ये भी एक अच्छा मॉब है जो कि CAA एजिटेशन में या अन्य इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में इसको देखा गया था। लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है वर्ल्ड में। आपने चीन में नहीं सुना होगा, इजराइल में नहीं सुना होगा कि इस तरीके की चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो वहां पे जो ये कह सकते थे वीगर उनकी जनसंख्या के साथ क्या कर रहा है चीन, मैं वो कहना कि वो आदर्श है। लेकिन अगर आपने अपराध किया है देश के खिलाफ तो उसके परिणाम होने चाहिए। यही सवाल जब ये हो रहा था तब मुझसे किसी ने पूछा, आप अगर पुलिस कमिश्नर दिल्ली होते और ये नारे लगते तो आप क्या करते? तो मैंने तब भी दिया था, यूट्यूब पे है, कि मैं वो करता कि आप जनरल डायर को भूल जाते। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप भूल जाते जनरल। मैं यहां पर कुछ सेवा समिति नहीं चला रहा, बिल्कुल मेरी किसी से कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर कानून की परिधि में आप नहीं हैं और कानून को तोड़ रहे हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं हिंसात्मक या कर्णप्रिय या प्रेमालाप या गजलें और नज़में सुनाऊं आपको। मैं वो सुनाऊंगा आपको कि फिर आप याद करेंगे और आपका परिवार भी याद करेगा। आपको जो कवर फायर दे रहे हैं वो भी याद करेंगे किससे पाला पड़ा है। जी सर, आखिरी 2 सवाल और मेरे आपसे ये हैं कि पहला तो ये कि क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बीच में पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है? जो जब बड़े नाम आते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो जो ईमानदार हमारे पुलिस बल है उसको कहीं ना कहीं दबाता हुआ नजर आता है। क्या आपको लगता है? निसंदेह पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा आता है। दिल्ली के दंगे पे आ जाइए, जब हमारी महिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया, उनको स्टैप किया गया, हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए। दबाव तो तब भी था कि नहीं, ये हमारे बेगुनाह बच्चों के ऊपर पुलिस जो है रंजिशन का, हमारे बेगुनाह बच्चों के ऊपर वीडियो एविडेंस हमारे पास, आई विटनेसेस हमारे पास, सारी चीज दुनिया रियल टाइम देख रही है, ये आपके बेगुनाह बच्चे हैं। तो फैक्ट ये है कि अब ये आपके दांव चलने वाले नहीं है। मैं तो चाहूंगा इस तरीके की जो पैरवी करे उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B की धारा लगा के उनको भी शामिल कीजिए। ये इनके बहुत बड़े अलमबरदार और सपोर्टर हैं। जी, और आखिरी सवाल सर मेरा अब आपसे ये, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि देश के भीतर ही विभीषण है जो बाहरी देश को मौका दे रहा है, उसे मजबूती दे रहा है क्योंकि भीतर दरार है, तो क्या जिस तरीके से हमारे देश में विभीषण मौजूद है तो क्या इस तरीके से हमारे पास हनुमान जी भी मौजूद हैं जो सशक्त हैं और साथ ही साथ सतर्क हैं? वो शक्ति भी हमारे पास मौजूद है जो इन सब विभीषणों को चिन्हित कर कर चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाए। क्यों नहीं? हनुमान एक नहीं, हनुमान जी की ये शक्ति है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि एक हनुमान जो है करोड़ों हनुमान पैदा कर सकता है। रोम रोम में हनुमान आ जाएंगे। और इसी तरीके से सारा देश जब जागृत होगा तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि प्रत्येक युवा को श्री हनुमान जी को अपना इष्ट मानना चाहिए। और श्री हनुमान जी ने भी ये कहा था कि सनातन की रक्षा के लिए, और जो राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम, वो कहाँ विश्राम करेंगे। तो ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा, उनका प्रसाद निपसाय। आप यहाँ NCR में बैठ कर अगर ये सवाल कर रही हैं तो ये हनुमान जी साक्षात भले ही ना हो, लेकिन उनका प्रसाद साक्षात मुझे दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है ऋषभा आपको भी दिख रहा होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि सर्वत्र मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। श्री हनुमान जी की कृपा बरसेगी और इन राक्षसों का होगा अंत, क्योंकि राष्ट्र कमर कस ली है। ये जागा हुआ भारत है, ये वो वाला भारत नहीं कि दूसरा गाल दिखा देगा। किसी ने अगर दुस्साहस किया तो ईंट का जवाब पत्थर से, घर में घुस के मारा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ऋषभा, थैंक यू।